नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ नंबरों और योजनाओं की नहीं है, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदों और सपनों की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। ये एक ऐसा 70 साल लंबा आर्थिक प्रयोग था जिसने सचमुच भारत की किस्मत को एक नया मोड़ दिया। जरा सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश एक खाली कैनवस की तरह। एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाने की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए? ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि 1947 में भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी, एक असल चुनौती थी। और इस मुश्किल चुनौती का जवाब था एक बहुत ही बोल्ड आइडिया, पंचवर्षीय योजना। इसे आप एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं, एक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जिसे हर 5 साल के लिए देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए बनाया गया था। तो इस कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के बनने के साथ। ये वो संस्था थी जिसके कंधों पर भारत की आर्थिक तकदीर लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तारीख थी 15 मार्च 1950, जब योजना आयोग वजूद में आया। इसे ऐसे समझिए जैसे ये देश का इकोनॉमिक कंट्रोल रूम था, जहां से अर्थव्यवस्था के सारे बड़े फैसले लिए जा रहे थे। इस अप्रोच को टॉप डाउन कहते हैं, मतलब सारी पॉलिसीज ऊपर यानी सेंटर में बनेंगी और फिर उन्हें नीचे लागू किया जाएगा। तो सवाल ये है कि नींव रखी कैसे गई? शुरुआती प्लान्स का फोकस 2 मेन पिलर्स पर था, खेत और कारखाने। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे किया। और जो पहली ही योजना थी ना, उसने तो सबको हैरान कर दिया। ये 1951 से 56 तक चली और इसका पूरा फोकस खेतीबाड़ी पर था। टारगेट रखा गया था 2.1% ग्रोथ का, पर नतीजा क्या रहा? 3.6% की ग्रोथ, मतलब एक जबरदस्त शुरुआत। इससे एक बात तो साफ हो गई कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए शुरुआत जमीन से जुड़कर करना ही सही था। इस पहली कामयाबी के बाद सरकार ने गियर बदल दिए। अब दूसरी योजना में फोकस खेतों से शिफ्ट होकर कारखानों पर आ गया। ये दौर था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स बने, वो भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के सिंबल बन गए। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था, पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये खेती की कीमत पर इंडस्ट्री की तरफ थोड़ी जल्दबाजी थी। लेकिन फिर आई तीसरी योजना, और इसे एक बड़ी नाकामी के तौर पर याद किया जाता है। इतनी सफलताओं के बाद ये पहली बड़ी ठोकर थी। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? असल में तीसरी योजना एक परफेक्ट स्टॉर्म में फंस गई। एक तरफ दो युद्ध, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ एक भयंकर सूखा पड़ गया। जाहिर है, ऐसे में देश का ध्यान डेवलपमेंट से हटकर सर्वाइवल की लड़ाई पर चला गया। इन सारी मुसीबतों ने प्लानिंग प्रोसेस पर एक तरह से ब्रेक ही लगा दिया। 1966 से 1969 के बीच 5 ईयर प्लान्स की जगह 3 एनुअल प्लान्स यानी एक साल की योजनाएं लाई गईं। इसे ही प्लान हॉलिडे कहा गया। ये एक टेम्पररी ब्रेक था, लेकिन इसने एक बड़ा सबक सिखाया कि प्लान्स बाहरी झटकों के सामने कितने कमजोर हो सकते हैं। तो अब कहानी के मिडिल फेज में चलते हैं। ये वो दौर था जब सफलताओं और गलतियों दोनों से सीखते हुए स्ट्रैटेजी में लगातार बदलाव किए जा रहे थे। ये नंबर जो स्क्रीन पर है, 14, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। चौथी योजना के दौरान देश के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया और इससे इकोनॉमी पर सरकार का कंट्रोल और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर आया वो नारा जो पूरे देश में गूंज गया, गरीबी हटाओ। 5वीं योजना का फोकस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं था, बल्कि सोशल जस्टिस पर भी था। ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। अब आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, साल 1992 और 8वीं योजना। इसने तो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी की पूरी दिशा ही बदल दी। इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया गया और पहली बार ह्यूमन रिसोर्स यानी लोगों की शिक्षा और सेहत को डेवलपमेंट की टॉप प्रायोरिटी बनाया गया। अब जैसा कि हर कहानी का एक अंत होता है, इस सफर का भी हुआ। चलिए अब कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि 5 ईयर प्लान्स का ये दौर आखिर खत्म क्यों और कैसे हुआ। आखिरी कुछ प्लान्स को देखें तो पता चलता है कि सोच कितनी बदल रही थी। जैसे 11वीं योजना का नारा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तेज और समावेशी विकास। लेकिन 12वीं योजना में एक बहुत जरूरी शब्द और जुड़ गया,
सस्टेनेबल यानी टिकाऊ। अब सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए थी, बल्कि ऐसी ग्रोथ चाहिए थी जो एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली, वो ऑफिशियली भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। बस यहीं पर लगभग 70 सालों से चले आ रहे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के सिस्टम का अंत हो गया। तो सवाल उठता है कि ये मॉडल आखिर फीका क्यों पड़ गया? इसके कई कारण थे। एक तो युद्ध और महंगाई जैसे बाहरी झटके थे। फिर सूखा और योजनाओं को ठीक से लागू न कर पाने जैसी अंदरूनी दिक्कतें भी थीं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया बदल चुकी थी, ग्लोबलाइज हो चुकी थी और अब एक ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच की जरूरत थी। प्लानिंग कमीशन के खत्म होने के साथ ही एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई, नीति आयोग का बनना। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये सोच में, काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का अप्रोच टॉप डाउन था, मतलब ऊपर से नीचे, वहीं नीति आयोग बॉटम अप है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। प्लानिंग कमीशन फंड्स देता था, उसके पास फाइनेंशियल पावर थी, जबकि नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसका काम सिर्फ सलाह देना है, फंड्स देना नहीं। तो अगर एक लाइन में कहें तो सबसे बड़ा शिफ्ट क्या था? हम एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड प्लानर से, जिसके पास पैसे और पावर दोनों थे, एक ऐसे कोऑपरेटिव थिंक टैंक की तरफ बढ़े जो राज्यों को सिर्फ सलाह देता है और उनके साथ मिलकर काम करता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, आखिर एक देश के लिए ऐसा क्या होता है कि वो 7 दशकों से चली आ रही अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर हो जाता है? ये सवाल भारत के आर्थिक सफर के विशाल पैमाने को दिखाता है। एक ऐसा सफर जो कल भी जारी था और आज भी जारी है।